हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी मंत्रा। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए वरदान है, उन स्टूडेंट्स के लिए वरदान है जो 2-3 बार से सीटेट एग्ज़ाम दे रहे हैं और उनका क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो इसमें मैं लेकर आया हूँ सीटेट दिसंबर 2024 के ईवीएस के क्वेश्चंस, पेडागोजी और जो हमारा सब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड 15-15 क्वेश्चंस हैं। हम इनको करेंगे और इस क्लास को करने के बाद में आप में पूरा ये आत्मविश्वास आ जाएगा कि आप इस बार ईवीएस में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल क्या दे रखा है हमारा? पहला सवाल ये दे रखा है, नीचे दिए गए कथनों का विचार कीजिए। कथन ए, सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। ये बात बिल्कुल सत्य है कि 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। ऑप्शन कथन बी, 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। दोस्तों, ये कथन गलत है। क्यों गलत है कि 2007 में सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई थी और सबसे लंबा टाइम उन्होंने अंतरिक्ष में गुजारा था। कल्पना चावला की तो मृत्यु ही 2003 में हो गई थी। 2003 में हो गई थी। तो चलिए, अब हमारा कथन ए सही और कथन बी गलत है। तो अब हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या देखा है? ए और बी दोनों सही हैं। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए और बी दोनों गलत हैं। ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए सही और बी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा सवाल नंबर 2 है, 2 भारतीय पक्षी वृक्ष या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। कैसा? लटकता घोंसला बनाते हैं। तो कलचड़ी और बीवर पक्षी नहीं, कलचड़ी और बीवर पक्षी तो पेड़ की डाल पर घोंसला बनाते हैं, ये लटका हुआ घोंसला नहीं बनाते। सखरखोरा और दर्जन चिड़िया जो है ये लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 2 ही सही हो जाएगा। बसंत गौरी तो जो घोंसला बनाती है वो पेड़ की जो तना होता है उसको अपनी चोंच से उसमें खड्डा कर कर तब जाकर ये घोंसला बनाती है। और सखरखोरा हमारा जो है ये पेड़ की डाल पर लटका हुआ घोंसला बनाता है। दोस्तों, आपकी समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है? एक शिक्षक अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को समूह में बांटकर विद्यालय में मौजूद उनसे कुछ वस्तुएं इकट्ठी कराने को कहता है। इसके बाद वह बच्चों के साथ बैठकर उन वस्तुओं को भिन्न भिन्न समूहों में बांटने के लिए कहता है, यानी कि इन्हें अलग अलग समूह में बांट दीजिए। बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर विभिन्न समूहों में बांट देते हैं। शिक्षक के द्वारा इस गतिविधि कराने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है। क्या देखना है हमें? सबसे उपयुक्त उद्देश्य देखना है। प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे के साथ अंत्यक्रिया करते हुए बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। ये बात तो सही है। इस बात को जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी आपने पढ़ा होगा उसमें पाइगोस्की ने भी इस बात को कहा था, बच्चे सामाजिक अंत्यक्रिया से सीखते हैं। ये बात तो सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 क्या दे रखा है? गतिविधि कराने से बच्चे परिभाषा और तथ्य को समझने में बहुत कम गलतियाँ करते हैं। हाँ, ये बात भी सही है। लेकिन हमें ऑप्शन और भी बेहतर देखना है। हम सारे ऑप्शनों को देखना है, उसके बाद में ही लगाना है। ऑप्शन नंबर 3 क्या दे रखा है हमारा? ऑप्शन नंबर 3 देखा, गतिविधि बच्चों में सीखने व अन्य पक्षों में तुलना की संज्ञानात्मक पक्ष को काफ़ी हद तक मजबूत करती हैं। ऑप्शन ये भी सही है। गतिविधि बच्चों की सभी अवधारणाओं की समझ विकसित करती हैं। गतिविधि क्या है? सभी अवधारणाओं की विकसित समझ करती हैं। लेकिन सबसे बेहतर ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें मैंने देखो इसका रीज़न भी लिख रखा है। क्यों है रीज़न? जब बच्चे वस्तुओं और उनके गुणों के आधार पर अलग अलग समूह में वर्गीकृत कैटेगराइज करते हैं तो उनकी मानसिक क्षमताओं का उपयोग होता है। वर्गीकरण कम ब्लूम टैक्सोनॉमी की अनुसार संज्ञानात्मक पक्ष कॉग्निटिव डोमेन
के विकास का सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, ऐसा पाया गया है कि बच्चों के सीखने और प्रकृति के अवलोकन करते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं। यह गलतियां हमारे पूर्वाग्रह का परिणाम हो सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना एवं पूर्वाग्रह के रूप से दर्ज नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन क्या दे रखे हैं? पहला ऑप्शन देखा, किसी एक विषय और उसके एक क्षेत्र की परिभाषा से जुड़े पूर्व परिणाम, या फिर बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि, या फिर पोर्टफोलियो में बच्चे के काम के नमूने, या फिर ऑप्शन नंबर 4 दे रखा, बच्चों की योग्यता व कार्य का निष्पादन संबंध पहले से अनुभव। उसने क्या कहा, पूर्वाग्रह में दर्ज नहीं होते। तो देखो, किसी बच्चे को पूर्वाग्रह परिणाम से जुड़ा परीक्षा में, ये पूर्वाग्रह से दर्ज नहीं होता। सामाजिक संस्कृति और पृष्ठभूमि, ये पूर्वाग्रह से जुड़ी हुई होती है, परिणाम ही पूर्वाग्रह से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन पोर्टफोलियो जो जांच के नमूने, ये पूर्वाग्रह से जुड़े हुए नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति मृत समुद्र या खारी झील में नहीं डूबेगा भले ही वह तैरना ना जानता हो। इसकी वजह है, मृत सागर यानी कि डेड सी जो कि जॉर्डन में है, उसमें नमक की मात्रा इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से व्यक्ति अगर उसमें बिल्कुल भी तैरना नहीं आता हो, अगर वो उस समुद्र में चला जाता है तो वो ऊपर ही तैरता रहेगा, क्योंकि उसमें पानी कम और नमक की मात्रा ज़्यादा है। तो ये जब ऊपर वो तैरेगा तो किस कारण होगा, समुद्र में पानी की उच्चतम घनत्व यानी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, इसी के कारण वह तैरता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है हमारा, कथन फर्स्ट एंड सेकंड को ध्यान से पढ़ें। एनीमिया के कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते और उनकी फुर्ती भी कम होती है। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया खून की कमी से होता है। एनीमिया रोग खून की कमी से होता है और वे फुर्ती कम हो जाती है और वे बढ़ नहीं पाते। कथन सेकंड क्या देखा है? एनीमिया बच्चों की शारीरिक व दिमागी तंदुरुस्ती पर असर करता है। ये एनीमिया शारीरिक स्थिति पर तो असर करता ही और दिमागी तंदुरुस्ती पर भी असर करता है, क्योंकि इससे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये दिमाग पर काफ़ी असर करता है। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही है। कथन ए और कथन बी दोनों सही हैं। दोनों कथन ए और बी सही हैं, तो ऑप्शन नंबर एक ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि अब भारत में 10 AM समय से आज ही के लगभग मध्याह्न नून यानी कि दोपहर के समय में कहाँ का इसके बराबर समय होगा, यानी कि कहाँ पर दोपहर हो रही होगी। जब हिंदुस्तान में 10 बज रहे हैं तो कौन सा ऐसा देश होगा जिसमें दोपहर का समय हो रहा होगा, यानी कि लगभग 12:30 बजे के समथिंग। तो चलिए हम ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन क्या दे रखे हैं हमारे पास? ऑप्शन दे रखे हैं लंदन, कराची, जापान, सिंगापुर। लंदन नहीं, ऑप्शन नंबर 3 हमारा ये हो जाएगा जापान। जापान हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए अब आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये दे रखा है, हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल तत्वों एलिमेंट से बना होता है, के तत्वों से बना होता है? तो सोडियम तत्वों से मिलकर नहीं बना होता है। ब्रोंज, पोटेशियम ये तत्वों से मिलकर नहीं बनता। ब्रोंज, कॉपर, एल्युमिनियम ये अलग अलग तत्व होते हैं। स्टील, आयरन, जिंक ये जो हमारे एलिमेंट से बना होता है वो होता है टीन, लिथियम, सोडियम। क्या ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कारण है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में किस्से और कहानियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है? क्या उपयुक्त कारण हो सकता है? शिक्षक रुचि लेकर सुनते हैं? नहीं, ये बात तो नहीं है।
बच्चों के पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए, यानी कि बच्चों के प्रति संवेदनशीलता विकसित होती है, क्योंकि जब बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाती है पर्यावरण, तो फिर वो अपने जीवन से जोड़ते हैं। यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और बच्चे कहानी के पात्रों पर अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं, बात तो ये भी सही है, लेकिन उसमें सबसे उपयुक्त पूछना है, तो सबसे उपयुक्त बच्चे की पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता करने के लिए ये सबसे उपयुक्त हो जाएगा। दोस्तों आपकी समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। इसमें आगे ऑप्शंस और दे रखे हैं दोस्तों, तो उसमें ऑप्शन ये दिया है कि बच्चों के पर्यावरण संवेदनशीलता, बच्चे कहानी के पात्रों से सीखते हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। तो इसका ऑप्शन बी और सी हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, गाय के आगे के दांत छोटे तथा पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्रमशः घास काटने और घास चबाने के काम आते हैं दांत। पहले जो आगे के दांत होते हैं वो उसको घास काटते, गाय उन दांतों से घास को काटती है, और जो पिछले दांत होते हैं उनसे चबाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये उन लोगों के लिए ये क्लास वरदान होने वाली है जिनका सीटेट हर बार 1, 2, 3, 4 या 5 नंबर से रह जाता है, क्योंकि वो यहाँ पर सीटेट का जो ये जैसे ये क्वेश्चन है पेडागोजी का, इसको सही से समझ नहीं पाते और इसको सही से हल नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से उनके नंबर काफ़ी कम आते हैं और वो सीटेट क्वालिफाई करने से रह जाते हैं। तो इस बार अगर आप अच्छे से ईबीएस पेडागोजी, ईबीएस सब्जेक्ट का जितना भी पोर्शन है, आप उसको थीम्स जितनी भी दे रखे हैं उनको अगर सही से कर लेते हैं, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे नंबर से सीटेट को क्वालिफाई कर लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखें। निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन कारण के आगे रखा गया है। अभिकथन और कारण को आगे रखा गया। कथनों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित में से सही विकल्प चयन करें। एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यपुस्तक में पाठों में आम जिंदगी की वास्तविक घटनाओं, रोजमर्रा की समस्याओं और आज से जुड़ी ज्वलन समस्याओं को रखा गया है। अच्छा, कारण क्या है? इन सभी समस्याओं पर बच्चे खुलकर बहस कर सकें, समस्याओं से अवगत हों और उनके प्रति संवेदनशील बने, यही समझ बना सकें। तो बात ये बिल्कुल सही है, समस्याओं को रखा गया है, यानी कि जो ईबीएस है, जो हमारे पास का जो वातावरण है उससे जुड़ी बातें रखी गई हैं, फिर उस पर उन्हें समझ बनानी है। तो ये अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं। तो क्या कहता है? अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं, कारण अभिकथन का सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा राकेश कक्षा 5 एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में बच्चों से एक विधि करने के लिए कहता है, जिसमें सभी बच्चे अवलोकन करते हैं कौन सी वस्तु पानी में तैरती है और कौन सी वस्तु पानी में डूब जाती है। गतिविधि के उपरांत कुछ बच्चे शिक्षक से पूछते हैं कि वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं और कुछ वस्तुएं पानी में तैरती हैं, ऐसा क्यों होता है? निम्नलिखित परिस्थितियों में शिक्षक को क्या सबसे उपयुक्त करना चाहिए? शिक्षक को बच्चों से कहना चाहिए कि ऐसा घनत्व के कारण होता है, क्योंकि इसमें तो बच्चे काफ़ी छोटे क्लास में हैं, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। प्रत्येक बच्चे को निरीक्षण करने और अपनी टिप्पणियाँ दर्ज करने और उन टिप्पणियों को अर्थ बताने के लिए आज़ादी देनी चाहिए। ये बात तो बिल्कुल सही है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा, फिर क्या बी दे रखा है, प्रत्येक बच्चे को परीक्षण करने की गतिविधि का आदर्श सामान्यीकरण के अवसर प्रदान करने चाहिए। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। शिक्षक को ये कहना चाहिए कि आप बड़ी कक्षाओं में जाकर ये सीखेंगे, नहीं, इस तरह की बात नहीं करनी है। तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं, यानी कि हमने बी सही और सी सही को कहा था, तो बी और सी हमारा सही हो जाएगा। बी और सी हमारा सही हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
निम्नलिखित प्रश्न अभिकथन और कारण के आगे रखा गया है। कथनों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित में से सही विकल्प चयन करें। पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यचर्या थीम पर आधारित, प्रत्येक थीम अंत संबंधित है, एक थीम दूसरी थीम से जुड़ी हुई है। जैसे 5 चीज़ें घर, मकान, फ्रेंड्स, परिवार, पानी, ये एक दूसरे के जीवन से यानी कि जुड़ी हुई हैं। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या को थीम आधारित रखने का सबसे मुख्य कारण है कि इससे हर थीम गहरी समझ बनती है और हर थीम की शुरुआत सवालों से होती है। तो ये हमारा असर्शन यानी कि अभिकथन और कारण दोनों ही सही है, ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो अभिकथन और कारण सही है और ये अभिकथन सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, अब बहुत ही कम क्वेश्चंस बचे हैं हमारे पास, इनको भी हम पूरा कर लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे कम दिखाई होती है? यानी कि बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में कौन सी गतिविधि ऐसी है जो सबसे कम दिखाई देती है? बच्चे तरह तरह की गतिविधियों में क्रियाशील होकर कार्य करते हुए दिखाई देंगे। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में तो इसमें तो गतिविधियाँ बच्चे करेंगे यानी कि एक्टिव लर्नर्स हैं, तो ये क्वेश्चन तो हमारा सही हो जाएगा। उसने पूछा कम दिखाई देती हैं, तो जो ऑप्शन हमारा गलत होगा वो सही होगा। अब उसके 3 ऑप्शन और से दे रखे हैं। बच्चे गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन दिखाई देगा, ये बात भी बिल्कुल सही है। बच्चे कक्षा में चर्चा करते हुए अपने अनुभव बांटते हुए भी दिखाई देंगे, ये बात भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है हमारा, बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देंगे। नहीं, बच्चे कक्षा को सुनते हुए नहीं दिखाई नहीं देंगे, ये ऑप्शन नंबर 4 ही सही है, क्योंकि ये यहाँ पर ये टीचर सेंटर्ड क्लासरूम नहीं है, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम है, तो इसमें टीचर का इतना कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है कि टीचर को यही करना है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करानी है, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें एक्टिव लर्नर्स के रूप में सिखाना, उनसे एक्टिविटी करानी है, उनमें अंत्यक्रिया कराना है। कोई भी अगर जैसे मान लो कोई वस्तु उसको दे देना, उसके प्रैक्टिकल के बारे में ठोस वस्तुओं को दिखाकर उनके बारे में समझाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लेता है? उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लेता है? निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनें। 2 घंटे, 2 घंटे 15 मिनट, या 4 घंटे, या फिर 5 घंटे। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 2 घंटे 15 मिनट, यानी कि लगभग समथिंग अप्रॉक्स 2 घंटे ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अब क्वेश्चन हमारा ये आता है, एक व्यक्ति 30 जनवरी 2023 को नई दिल्ली स्टेशन से बेंगलुरु के लिए ट्रेन पकड़ी। ट्रेन नई दिल्ली से 17 घंटे पर चली, यानी कि शाम के 5 बजे ट्रेन चली और 17 घंटे पर 31 जनवरी को बेंगलुरु पहुंची, यानी कि 31 जनवरी को पहुंच गई, 17 चली, यानी कि 24 घंटे, कितना 24 घंटे ट्रेन चल गई। कितनी चल गई? 24 घंटे ट्रेन चल गई। 31 जनवरी बेंगलुरु पहुंची, यही नई दिल्ली और बेंगलुरु के बीच कितने 1776 किलोमीटर की दूरी है। तो ट्रेन की औसत यात्रा निकालनी है, औसत गति निकालनी है। तो चाल बराबर क्या होता है हमारा? दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय ये हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पर हमारा चाल कितनी दे रखी है? चाल तो हमें उसकी औसत गति निकालनी है, तो चाल तो हमें निकालनी है। दूरी क्या दे रखी है हमारे? 1776 बटे कितना हो जाएगा हमारा? समय कितना दे रखा है? 24 घंटे। तो इससे जब हम इसको काटेंगे तो कितने से? ये 24 से जब हम काटेंगे तो 24 सत्ते यानी कि 74 हमारा आंसर आ जाएगा। 24 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से दे रखा है, अभिकथन और असर्शन पर जिन बकरियों के बालों से मुलायम पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं वे लगभग 5000 मीटर ऊंचाई में पाए जाते हैं जहां बहुत सर्दी पड़ती है। पश्मीना शॉल कहाँ बनाए जाते हैं? पश्मीना शॉल भेड़ बकरी की
जो बाल होते हैं उससे बनाए जाते हैं। ये 5000 मीटर ऊंचाई पर, यानी कि लद्दाख की बात कर रहा है। ये लद्दाख में ये भेड़ें पाई जाती हैं जहाँ पर पश्मीना शॉल बनाई जाती है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बाल की परत उग जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। और ये पश्मीना शॉल के, यानी कि जो बकरियाँ लद्दाख में होती हैं उन्हीं बकरियों की पश्मीना बालों की पश्मीना शॉल बनाई जाती है। तो हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं, यानी कि कारण अभिकथन और कारण सही है। तो दोनों ए आर सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर एक ही हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जैव मात्रा। क्या? जैव मात्रा वायुसम एवं जीव ईंधन फॉइल्स दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। हाँ, जैव मात्रा और जैव ईंधन एवं जीव ईंधन दोनों परंपरागत स्रोत हैं, ये सोर्स हैं। क्योंकि जैसे हमारा लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब क्या है? हमारे परंपरागत स्रोत हैं। पारंपरिक स्रोत वे जिनका स्वभाव नवीनकरणीय होता है? नहीं, नवीनकरणीय नहीं होता, क्योंकि लकड़ी एक बार जल गई तो उसका दोबारा से रेनोवेशन नहीं होगा। पेट्रोल जल गया उसका भी रेनोवेशन नहीं होगा। जब रेन्यूएबल नहीं होंगे तो हमारा अभिकथन तो सही हो जाएगा, अभिकथन हमारा सही हो जाएगा और कारण हमारा गलत हो जाएगा। तो हमें ऑप्शन देखना है दोनों ए आर सही हैं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दोनों ए आर गलत हैं, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ए सही है हमारा और आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है सिद्धि। सिद्धि एक कक्षा 4 की शिक्षिका है। सिद्धि एक कक्षा 4 की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा में बच्चों को एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक पाठ 10 हू तू तू पढ़ाने के लिए सभी बच्चों को खेल के मैदान में ले जाकर कबड्डी खेल खिलाती है। खेल शुरू होने से पहले वह सभी बच्चों को इस खेल के नियम भी बताती है। और शिक्षिका इस खेल के खेलने से पहले बच्चों के नियम क्यों बताती है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है? कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है? बच्चे ध्यान इस पर खींचना चाहती है कि वे खेल की तरह जीवन भी हम नियम बनाते हैं। बात बिल्कुल सही है, ताकि सभी कार्य ढंग से किए जा सकें। ये भी बात सही है। हम सभी समाज में इस प्रकार से नियम से बंधे हैं जिसके द्वारा हम आपस में मतभेद झगड़े सुलझाते हैं। मतभेद और झगड़े सुलझाते हैं। ऑप्शन लास्ट क्या दे रखा है? नियम बनाने के सभी बच्चों को ध्यान खेल की अपेक्षा नियम पर बहुत अधिक रहता है। ये बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शंस आगे दे रखे हैं ए बी सी, ये हमारा तीनों मैंने ऑप्शन बता दे, ये हमारा सही हो जाएगा। इसका क्या है? ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित करना है तो कथक क्या हमारा उत्तर प्रदेश का नृत्य है, ना कि कर्नाटक का। बिहू और असम, बिहू क्या असम का ही है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। लावड़ी जो है, लावड़ी ये हमारा महाराष्ट्र का है और भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कथन ए कथन बी, यानी कि ठंड के मौसम में छिपकलियाँ लंबी और गहरी निद्रा में चली जाती हैं। कुछ ऋतुओं में कुछ जानवर लंबी गहरी निद्रा में चले जाते हैं। यानी कि छिपकली जो बहुत गहरी निद्रा में चली जाती है, जिनका ब्लड ठंडा होता है, यानी कि कोल्ड ब्लड होता है, वो सर्दी आने पर 24 घंटे सोती हैं। छिपकली के बारे में आप कंटेंट में आपने पढ़ा होगा कि छिपकली 24 घंटे सोती रहती है और उठती नहीं है। तो यानी कि ए और बी सही है और बी ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में पाठ 13
गौरव जानी की अद्भुत यात्रा का वर्णन करती है। ये पाठ निम्नलिखित में से कौन सी थीम का हिस्सा है? यानी कि गौरव जानी के अद्भुत यात्रा का जिक्र करती है, तो वह कहाँ जाता है? लद्दाख जाता है। लद्दाख जाता है तो वहाँ के घरों के बारे में बताता है, तो यानी कि आवास के बारे में जिक्र करती है। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? तेलंगाना या फिर नेक्स्ट ऑप्शंस दे रखे हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ये बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ केंद्र शासित प्रदेश है। कर्नाटक और केरल जो है ये अरब सागर से मिलते हैं। कर्नाटक और केरल अरब सागर से मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने माता पिता और दादा दादी के समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता करें। यानी कि अपने जो दादा दादी हैं उनके समय में पानी की उपलब्धता के बारे में पता करें, उसकी वर्तमान स्थिति से तुलना करें। इसके लिए सबसे उपयुक्त रणनीति क्या होगी? चर्चा तो करेंगे, लेकिन वो अब अगर अपने दादा दादी का इंटरव्यू लेते हैं यानी कि साक्षात्कार करते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब भूमिका का निर्वहन करें, नहीं। पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देती? यानी कि कंट्रैक्टिज्म क्लास में कौन सी क्रिया ऐसी है जो होती हुई दिखाई? बच्चे ठोस वस्तुओं पर क्रिया करके सीख रहे हैं, ये बात तो सही है। बच्चे अनुभव को सम्मान दिया जा रहा है, ये बात बच्चे के अनुभव को सम्मान दिया जा रहा है, ये बात भी सही है। बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर रहे हैं, नहीं, जाने पहचाने नहीं, वो नई नई एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा है क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन और असर्शन वाला क्वेश्चन है। हाथियों के झुंड में केवल हथनी और बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथनी और बच्चे रहते हैं, बात सही है। कारण हाथी 14-15 साल के बाद झुंड को अकेले छोड़ देते हैं और अकेले रहने लगते हैं। हाँ, ये बात भी सही है, ये बात बिल्कुल सही है, हमने अपने कंटेंट में पढ़ा है। दोनों अभिकथन और कारण सही है। कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि अब हमारे क्वेश्चन सारे ख़त्म हो चुके हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो साथी आपका सीटेट की परीक्षा दे रहा है इस फेब 2024 में, तो उसके लिए ये वीडियो शेयर करना, ताकि वो भी देखकर अपने EVS में अच्छा स्कोर कर सके। चलिए फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।